तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, यानी विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषक और उनके असर भी देखेंगे। ठीक है, उनके इफेक्ट भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, और उनके प्रभाव। ठीक है, उनका असर हमारे ऊपर क्या होता है, जलाशयों के ऊपर क्या होता है, यानी वाटर बॉडीज के ऊपर क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा देखें, आवाज़ बहुत आ रही है। देखो भाई, मैं ऑफिस से आता हूँ, ठीक है, और बड़ी मेहनत से आपके लिए एक वीडियो तैयार करने का वक्त निकालता हूँ, तो इन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और उनके प्रभाव। देखो, जो जल है धरती पर, वो तो सबसे अनमोल रत्न है ही है, ये तो बात आप जानते ही हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा 97% जो वाटर है ना, वो तो सी में ही है, जो नमकीन है, समुद्र में है, बहुत साल्टी है। ठीक है, वो हमारे डायरेक्ट यूज तो आता नहीं है। हालांकि समुद्र अपना काम करता है। कैसे करता है कि सूर्य और समुद्र मिलकर अपना काम करते हैं। इस नमकीन पानी से नमक छोड़ के जो पानी पानी होता है, वो सूर्य अपनी गर्मी से, यानी सन अपनी हीट से उसको इवेपरेट यानी वाष्पीकरण करता है। फिर वो बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। वही पानी हमारी नदियों और तालाबों में इकट्ठा होता है, झीलों में, जो हमारे पीने के काम में आता है। 2%, हाँ, और वो पानी ग्राउंड वाटर में भी जाता है। जो बारिश होती है उससे पानी ग्राउंड में भी जाता है, अंदर वो ग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ग्राउंड वाटर कोई ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड नीचे तक है। आपने अगर अर्थ का के बारे में पढ़ा हो तो ऊपरी जो क्रस्ट होती है ना, ऊपरी जो परत धरती की ऊपरी परत बहुत पतली है, पानी भी वहीं रहता है, रॉक्स और ऊपरी परत के बीच में। नीचे तो पिघली हुई आग की चट्टानें हैं। ठीक है, मैग्मा है, मॉल्टन रॉक्स हैं, ये सब आप जानते हो। तो वो तो हुआ बारिश का खेल जो हमारे काम में आता है। करीब 2% पानी है ना, वो आइस ग्लेशियर के रूप में है, आइस फॉर्म में है, यानी पूरे दुनिया में जो ग्लेशियर्स हैं उनमें जमा हुआ है। और पृथ्वी पर लैंड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्लेशियर ग्रीनलैंड है, और आर्कटिक जो रेंज है वहाँ भी बहुत बर्फ़ है, वो पिघलती भी रहती है और जमती भी रहती है। ठीक है, और सिमिलरली साउथ पोल पर बर्फ़ का सबसे बड़ा भंडार है विश्व में, जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका, वो भी पिघलता रहता है, जमता रहता है। ठीक है, तो बाकी जो पानी बचा 1%, उसमें भी काफ़ी पानी मॉइस्चर के रूप में इस वातावरण में भी है, हवा में नमी के रूप में, ज़मीन में जो नमी है उसमें भी ये सम्मिलित है। तो इसका मतलब कि 1% से भी कम पानी डायरेक्टली हमारे यूज में आता है, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो ये मानो कि पृथ्वी ने जितना हमें पानी दिया है उसमें बहुत कम पानी, यानी लेस देन 1% डेट पोर्शन डेट वी कैन यूज। ओके, हम वही यूज कर पाते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ पानी के बारे में कुछ सिंपल सा आइडिया कि विश्व में कितना पानी है और कैसे कैसे फैला है, हमारे पास कितना अवेलेबल है।
अब हम आते हैं विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषक। तो जल, शुद्ध जल शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडीज हो, सबके लिए ज़रूरी है। जो भी जीव हैं सबके लिए एक शुद्ध पानी ज़रूरी होता है। शुद्ध पानी में मतलब ऑक्सीजन घुली हुई होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है। बाकी जो शुद्ध पानी होता है उसको प्रदूषित करने के लिए कुछ कारक या कुछ जो रीजन्स हैं वो नेचुरल भी हैं। पहले तो हम देखते हैं कि नेचुरल कौन कौन से प्रदूषक हैं। नेचुरल जो पोल्यूटेंट्स हैं, तो उनमें मेनली है कि वोल्केनो जब फटता है कहीं पर, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, जब कहीं ज्वालामुखी फटता है ना तो उसकी जो ऐश होती है, राख होती है, और भी जो उससे जो निकलते हुए जो एसिडिक मटेरियल है यानी लावा, इनमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? सल्फर की। सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये सब जब समुद्र में पहुंचते हैं तो वहाँ का जो पानी है उसका केमिकल कंपोजिशन बदल देते हैं। राख जाती है तो पानी की विजिबिलिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी वो कम हो जाती है। पानी पारदर्शी नहीं रह जाता है, तो जीव जंतुओं को देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है और उनको अपना फूड ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो और जो ज्वालामुखी से जो हैवी मेटल्स निकलते हैं, भारी धातुएं, वो भी जाकर समुद्र में जब पहुंचती हैं तो जीव जंतुओं को मार देती हैं। और अगर वो उनके शरीर में स्टोर रह जाती हैं जैसे मछलियों के शरीर में, तो वापस जब मछलियां जब हम लोग खाते हैं तो वही हैवी मेटल्स या केमिकल्स हमको मिलते हैं, यानी हमारी फूड चेन में शामिल हो जाते हैं, जो कि हमको बहुत बीमार कर सकते हैं। तो ये तो मतलब एक बड़ा मेजर ज्वालामुखी जो जैसे हमने बताया, तो ये मेजर नेचुरल पोल्यूटेंट्स है यानी प्राकृतिक प्रदूषण है। उसी प्रकार जैसे सुनामी वगैरह आती हैं, कहीं पर भूकंप आता है, तो काफ़ी सेडिमेंट यानी कि जो मिट्टी होती है समुद्र के तल में वो ऊपर आ जाती है, तो जिससे पूरा समुद्र का पानी जहाँ भी वो उसका असर होता है भूकंप या सुनामी का, वो पानी मटमैला गंदा ये सब हो सकता है। ठीक है, जिसका कि डायरेक्ट असर उनके जीव जंतुओं पर पड़ता है। तो ये तो हुए कुछ नेचुरल पोल्यूटेंट्स जो कि पानी को प्रभावित करते हैं, जैसे कि समुद्र में। अब हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे जो कि हम करते हैं, यानी मैन मेड पोल्यूशन, आदमियों द्वारा फैलाया गया जल प्रदूषण। तो उसमें सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करते हैं, यानी कि ये जो होम सीवेज यानी कि हमारे द्वारा जो सीवेज जो होता है, और जो हम लोग मलमूत्र त्याग वगैरह करते हैं वो चीज़, और दूसरा कि जो ऑर्गेनिक मैटर हम लोग किचन में या इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनिक मतलब सड़े हुए फल फूल सब्जियां वगैरह, छिलके वगैरह, इनका क्या मतलब असर होता है पानी पर। तो सबसे पहले आते हैं कि अपना हमारा जो घर है, हाउस जनरेटेड पोल्यूटेंट्स, वाटर पोल्यूटेंट्स, यानी घर से निकले हुए पोल्यूटेंट्स जो कि प्रदूषक जो कि पानी में पहुंचते हैं। तो जितनी चीज़ें अभी हमने बताई घर से, जो ये सीवेज क्या होता है, हम जो खाते हैं वही सब है, मलमूत्र वगैरह, कार्बनिक कंपोनेंट ज़्यादा होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज़्यादा होता है। तो ये, और घर के जो किचन में जो यूज होने वाली जो सड़ी गली सब्जियां हैं या छिलके हैं, ये सब अगर हम इनको रिसाइकिल ना करें और ये डायरेक्टली अगर वाटर बॉडीज में जाते हैं तो वहाँ ये डिग्रेड होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, यानी सड़ते हैं। डिकम्पोज होते हैं,
सड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उनको सड़ाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या करते हैं कि जब सड़ते हैं तो उस वाटर बॉडी से, जैसे किसी तालाब में या किसी झील में है, तो उस ताल या किसी नदी में अगर ये आ गए तो उस वाटर बॉडी से ये ऑक्सीजन सोख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है, जो कि जीवों के लिए चाहिए थी, वहाँ के ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के लिए चाहिए थी, वो चली जाती है इन चीज़ों को सड़ाने में। जिससे क्या होता है कि वाटर बॉडीज में वाटर की कमी हो जाती है, पानी की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस वाटर बॉडीज में मौजूद जीव जंतु ये ऑक्सीजन की कमी के चलते मर जाते हैं। ठीक है। सिमिलरली ये ऑक्सीजन पानी में ख़त्म कैसे होता है? कुछ इंडस्ट्रीज हैं, नंबर 2, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर पैदा करती हैं, यानी जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पर फूड का प्रोसेसिंग होता है, पेपर जहाँ बनते हैं, ये सब मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर जनरेट करती हैं जो इंडस्ट्री, यानी जो कार्बनिक पदार्थ जनरेट करती हैं, वो इंडस्ट्री का जब वेस्ट अगर अच्छे से ट्रीटमेंट ना हुआ हो और सीधा पानी में पहुंच जाता है तो वो भी वही काम करता है। मतलब वो जब भी सड़ता है तो उसको सड़ाने के लिए भी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन उसको सड़ाने में यूज हो जाती है उस मैटर को, और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस लेक या पॉन्ड या कह सकते हो रिवर यानी नदी में। तो जब पानी की कमी होती है तो वहाँ पर जो जीव जंतु होते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो एक तरह से हम अपने फूड रिसोर्स पर ही हमला करते हैं तरह से, क्योंकि अगर मछलियाँ मर गई तो हमारा ही लॉस हुआ, हमको भोजन नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी जो मनुष्यों की है वो मछलियों पर आधारित है। ठीक है। तीसरा, ये तो हुआ ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज जो भी हैं। तीसरा, यही कंडीशन आती है जब खेतों से बहे हुए एग्रीकल्चरल जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो यूज होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कृषि में जो यूज होते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, आप जानते हैं ना यूरिया, ये नाइट्रेट्स बनाते हैं, और यूरिया और डीएपी जानते हैं ना, ये भी वर्ड बहुत फेमस है, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें फास्फेट, अमोनियम और यूरिया से नाइट्रेट्स, अमोनियम और फास्फेट, ये तीनों इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं और पोषण देते हैं पौधों को। लेकिन जब आप अपनी फसल काट लेते हो तो ये ज़मीन में रह जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये बह के रन ऑफ हो के ये वाटर बॉडीज में पहुंचते हैं, पास की झील में जा सकते हैं, तालाब में जा सकते हैं, या किसी नाले में बहते हुए ये नदी में मिल जाएंगे। इनमें और चूँकि ये कंपोनेंट नाइट्रेट्स, डीएपी और मतलब अमोनियम और फास्फेट ये सब बहुत ज़्यादा हैं, तो ये किस लिए काम आते हैं? बेसिकली एग्रीकल्चर में पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो जैसे ये किसी तालाब में गए तो वहाँ जो मौजूद जो काई है यानी एल्गी है, या जो वहाँ जो वीड्स हैं यानी जलीय पौधे, उनको जैसे ही ये मैटर मिलते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि उनको एक तरह से खाद मिल रही है। तो जब उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो पूरे जल में उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो जल में जब उनका फैलाव ज़्यादा हो जाता है तो जीवों जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछलियाँ, केकड़े, ये सब, इनको ट्रैवल करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब उनको स्पेस कम मिलता है। दूसरा, जब ये बढ़ जाते हैं, फिर जब सड़ने लगते हैं, भाई पहले बढ़ेंगे, सूखेंगे, फिर सड़ेंगे, तो इतनी ज़्यादा मात्रा में ये पौधे मतलब तैयार होकर सड़ते हैं कि इनको सड़ाने के लिए फिर से वही काम होता है कि पूरे जो तालाब की या झील की या नदी की जो ऑक्सीजन है वो उनको सड़ाने में यूज हो जाती है। फिर से वही काम, ऑक्सीजन की कमी, और जीव जंतु जो हैं जलीय वो मर जाते हैं, जो वाटर एक्वाटिक जो एनिमल्स हैं वहाँ पर वो उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर से वही काम है, यानी जीवों का
जीवों का मतलब नुकसान होता है, वो मर जाते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स ये अगर पानी में ज़्यादा घुले हुए हैं ना, तो बच्चों में ये बहुत तगड़ी बीमारी भी बनाते हैं। एक बहुत भयंकर बीमारी जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि नाइट्रेट से ही नहीं, कुछ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कुछ और अकार्बनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे एनिलीन और नेफ्थेलिन। एनिलीन, ये कंपाउंड भी वही काम करते हैं जो नाइट्रेट्स काम करते हैं। इनसे ब्लूबेरी सिंड्रोम हो जाता है बच्चों को। ये बीमारी ऐसी होती है कि पूरा शरीर बच्चों का नीला पड़ने लगता है। असल में बच्चों के खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके चलते, और बच्चों के मस्तिष्क का विकास यानी ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है, बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये भी बहुत डेंजर है, ठीक है। तो खाद यानी ये जो खादें जो यूज होती हैं, यूरिया, डीएपी वगैरह, इनका मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे इनका मतलब जो ये खेत है ना, उनकी एम्बैंकमेंट यानी कि उनकी मेड़बंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ से जो ये चीज़ें जो निकलती है ना, ये केवल सरफेस वाटर यानी तालाब, नदी, इन्हीं को प्रभावित नहीं करती हैं। खेत में जब बारिश होती है तो धीरे धीरे यही सब चीज़ें लीच होकर नीचे चली जाती हैं यानी ग्राउंड में। और जो ग्राउंड वाटर जो हमको जो मिलता है, जिसका उपयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं, या नल, हैंड पंप या समरसिबल जो भी आप इस्तेमाल करते हो, और जो सिंचाई के लिए भी आप इस्तेमाल करते हो, तो ग्राउंड वाटर का आप लोग बहुत दोहन करते ही हो अपने रियल लाइफ में। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे नीचे भी चली जाती हैं। और पेस्टिसाइड भी, यानी जो आप जीवनाशक है ना, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, और क्या बोलते हैं, और वीडीसाइड्स यानी जो खरपतवार को जो मारती हैं, वो दवाएं जो कीट पतंगों को मारती हैं और जो खरपतवार को मारती हैं, ये दवाएं बहुत खतरनाक होती हैं। ये दवाएं डायरेक्ट टच में आने पर शरीर को बहुत नुकसान करती हैं। ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, उनके केमिकल इतने स्ट्रांग होते हैं कि जल्दी तो वो टूटते नहीं, मतलब ख़त्म नहीं हुए आते, प्रकृति में सालों साल बने रहते हैं। दूसरा, वो कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, यानी कैंसर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये सब ग्राउंड वाटर के थ्रू नीचे चले जाते हैं, उसी खेत के थ्रू, बाद लीचिंग के थ्रू पानी बरसता है, लीच होते हैं और ये नीचे चले जाते हैं ग्राउंड वाटर में, फिर ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं। तो एक तरह से पूरा ग्राउंड वाटर भी इन सब चीज़ों के चलते पलूट हो जाता है, यानी प्रदूषित हो जाता है। और जब वो आप पिएंगे तो सीधा आप अपने बॉडी पर असर डालेंगे, ठीक है। तो इनका जो सोच समझ कर इनका यूज करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अदर चीज़ों पर। एग्रीकल्चर रन ऑफ, यानी जो ये हमारा जो होता है ना, जो ये खेतों से में पानी जब बरसता है और जब बहता है तो मिट्टी भी बहती है, यानी सॉइल भी बहती है, सॉइल भी बहती है। दूसरा, जब कहीं पर माइनिंग वगैरह होता है या कंस्ट्रक्शन होता है, माइनिंग मतलब खानें खोदी जाती हैं, खाने तो बहुत बड़े लेवल पर खुदाई होती है, तो वहाँ जो मिट्टी जो लूज हो जाती है, वो भी बारिश में बह के वाटर बॉडीज में आती है, पानी की मतलब जलाशयों, नदियों या समुद्र कहीं भी तो पहुँचते हैं। और तीसरा क्या है, जो कंस्ट्रक्शन जो होते रहते हैं चारों तरफ, आजकल तो हर जगह कंस्ट्रक्शन चलता है, चल ही रहा है, जहाँ नज़र घुमाओ लोगों का
भूख ही नहीं जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन चलता है तो उसकी भी मिट्टी या सॉइल या उसके जो डिब्रिस यानी उसकी जो उसका जो कचरा होता है, सॉलिड कचरा, वो सब बह के फाइनली वाटर बॉडीज में ही जाता है। जब वाटर बॉडीज में जाता है तो पूरा पानी गंधैला टाइप का हो जाता है, गंदला टाइप, यानी सस्पेंशन, पूरा मिट्टी का सस्पेंशन हो जाता है। जब ज़्यादा सॉइल वहाँ पर हो जाती है या ज़्यादा वहाँ पर सस्पेंशन फैल जाता है पार्टिकल्स का, तो क्या होता है कि जो सन रेज आती है ना, चाहे वो तालाब हो, नदी हो या झील हो या समुद्र हो, सबकी कहानी वही है। जब ज़्यादा वो सेडिमेंट्स फैल जाते हैं तो जो सनलाइट आती है ऊपर से, वो ठीक तरह से अंदर नहीं जा पाती है। जब अंदर नहीं जा पाती है तो नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं और जो भी नीचे जो समुद्री जो वनस्पति होती है यानी वेजिटेबल, चाहे वो समुद्री घास हो या कोरल रीफ हो, इन सब को ठीक से सनलाइट नहीं मिलने पाती है। जब सनलाइट नहीं मिलती है तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन डाउन पड़ जाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया वाटर बॉडीज में डाउन पड़ जाती है। जब वाटर बॉडीज में प्रकाश संश्लेषण क्रिया डाउन पड़ जाती है तो ऑक्सीजन का डेवलपमेंट स्लो हो जाता है पूरी वाटर बॉडीज में, और फूड भी नहीं बनता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनता है, तो यानी पौधों का विकास होता है तो वो भी रुक जाता है। तो इसका सीधा असर ये होता है कि जो ये वाटर बॉडीज हैं यानी नदी, झील, समुद्र या तालाब, इन सब में एक तो जलीय वनस्पति की मात्रा कम पड़ जाती है, दूसरा ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम पड़ जाता है। इसका सीधा असर हम पर भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सांस लेने वाली जो हवा है, ये ऑक्सीजन, ये जितनी भी विश्व में ऑक्सीजन पैदा होती है उसका 50 से 60% भाग केवल समुद्र से मिलता है। समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गी यानी बैक्टीरिया होते हैं, वो सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं उनको। तो ये जो बैक्टीरिया यानी काई कह लो हिंदी में, और ये कोरल रीफ्स, ये और समुद्री घास, तो ये सब इतनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं कि हम जो सांस लेते हैं इसका 60 से 70% भाग वहीं से आता है। तो जब वाटर जब सेडिमेंटेड हो जाएगा, यानी मिट्टी या ऐसे ही पार्टिकल से जब पूरा वाटर में सस्पेंशन हो जाएगा, डिब्रिस का या कचड़े का या मिट्टी का या कणों का, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रुक जाती है। तो हमको तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, वहाँ पर मौजूद जीवों के लिए वेजिटेशन यानी कि जलीय वनस्पति की मात्रा घट जाएगी, और उनको ऑक्सीजन जो मिलती है जल में घुली हुई वो भी कम पड़ जाएगी। तो यानी वो भी मरते हैं और हमको भी नुकसान होता है। तो सेडिमेंटेशन पोल्यूशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको भी रोकना चाहिए। अब हम आते हैं, ये सेडिमेंटेशन समझ में आया ना अच्छे से। सेडिमेंटेशन यानी मिट्टी में गंदलापन कह सकते हो ना, मिट्टी घुली हुई जो होती है। और आगे आओ, अब आते हैं ग्राउंड वाटर की ओर, एक एक करके सब सीखते जाते हैं, या अगले चैप्टर में इसी को अगले एपिसोड में इसको कंटिन्यू करें अगर ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है। केवल नॉलेज है यहाँ पर और कुछ नहीं है। एक एक लाइन पर ध्यान दीजिए आप, एक एक शब्दों पर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं, ग्राउंड वाटर में का यूज अभी हमने बताया कि हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं खुद के पीने के लिए, सिंचाई के लिए, इन सब के लिए। जब आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यानी एक्सेस ग्राउंड वाटर जब आप यूटिलाइज करते हो, जैसे कि मौजूदा समय में पंजाब हरियाणा रीजन जो है वहाँ पर इतना ग्राउंड वाटर यूटिलाइज किया गया कि वाटर अपने न्यूनतम स्तर पर है। तो अगर आप ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज करते हैं ना, तो जब ग्राउंड वाटर का लेवल जब नीचे जाता है ज़मीन में, तो नीचे की ओर नीचे जो लेवल में जो खतरनाक जो होते हैं ना, वो हैवी
हैवी मेटल्स, जिनमें मतलब मुख्य हैं लेड, लेड, ठीक है, पीबी लेड बोलते हैं इसको, आर्सेनिक एएस, बिस्मथ, ये सब हैवी मेटल्स जो है ना वो घुलने लगते हैं पानी में, उनका कंसंट्रेशन यानी उनका जो सांद्रता है वो बढ़ने लगती है। जब वो आप पीते हैं तो आपको ये जो हैवी मेटल्स है ना ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे मिनीमाटा कांड हुआ था मरकरी की वजह से, जापान में मिनीमाटा बीमारी, एक उसका नाम ही दे दिया गया था मिनीमाटा। क्या हुआ था कि एक फैक्ट्री से हैवी मेटल, जो पारा जो होता है ना वो हैवीएस्ट कह सकते हो, सबसे भारी लिक्विड द्रव है, वाटर से 13.6 गुना ज़्यादा भारी। तो ये बह के चला गया था एक्सीडेंट में, या डेलिबरेट कुछ भी रीजन रहा हो उस समय पता नहीं, वो चला गया और मछलियों ने उसको खा लिया। और जब ये वापस वो मछलियाँ जब लोगों ने खाई पकड़ पकड़ के समुद्र से, तो उनके अंदर ये हैवी लिक्विड मेटल यानी पारा भर गया। पारा भरने से वो लोग बहुत बीमार पड़ गए, क्योंकि पारा जो होता है वो इतना हैवी होता है कि वो जो अंदर जो नलियां है ना उनके थ्रू नहीं जाएगा, वो सीधा क्रॉस कर जाता है। वो इतना भारी ही होता है, पानी की तरह नहीं होता, पानी से 13.6 गुना भारी है उस, यानी 1 लीटर आप पारा उठाएंगे तो 13.6 किलो होता है वो। तो इतना वजन अगर आप कोई चीज़ इतनी हाई डेंसिटी के अगर आप अंदर ले लेंगे तो वो फिर वाटर की तरह अंदर फ्लो नहीं करती है, तो वो टॉक्सिक भी है, यानी जहरीला भी था वो। तो ये सब चीज़ें जो है ना, पारा, लेड, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब शरीर में घुस जाते हैं और शरीर में कैंसर भी पैदा कर सकते हैं, ब्रेन हैमरेज पैदा हो सकता है। तो एक्सेसिव ग्राउंड वाटर का भी यूज नहीं करना चाहिए, ग्राउंड वाटर आप मेंटेन रखिए, ठीक है, क्योंकि वाटर डाइल्यूटेड होना चाहिए। और सबसे नीचे परत में जो ग्राउंड वाटर है ना उसका यूज कम कीजिए, विशेषकर खाने पीने सिंचाई करने के लिए इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है वाटर पोल्यूशन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलो इसी को कंटिन्यू रखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।